हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कोवलन और कनकी चैप्टर के भाषा ज्ञान। पहला क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले दो दो शब्द चुनकर लिखें। यहाँ पे सिनोनिम्स चूज़ करने हैं। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उनके उनके सेम मीनिंग के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक, जैसे गहना, गहना का आभूषण और अलंकार। तो आभूषण और अलंकार, ज्वेलरी, गहना मतलब होता है ज्वेलरी, जिसको हिंदी में हम और भी नामों से जानते हैं जैसे अलंकार और आभूषण। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का क्या होगा? इज्जत और आदर, है ना, रिस्पेक्ट करना। बहुमूल्य, बहुमूल्य का होगा मूल्यवान और कीमती, मूल्यवान और कीमती, जो बहुत ही कीमती हो, प्रीशियस हो। कारागार, कारागार का होगा जेल और बंदी गृह। अपराधी, अपराधी का होगा दोषी और कसूरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम, निर तथा सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएं और उनके अर्थ लिखें। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय का एक क्वेश्चन था, उसमें समझाया था कि उपसर्ग कैसे ध्यान रखना है कि ये कहाँ लगेगा, आगे लगेगा कि पीछे। तो उपसर्ग कैसे आप ध्यान रखोगे? उपसर्ग ऊपर, ऊपर मतलब आगे। तो जो शब्द, किसी शब्द के आगे जो शब्द लग जाते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आगे लगे होंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, निर प्लस धन, तो क्या बना? निर्धन। निर्धन का यहाँ पे हमें मीनिंग भी लिखना है, अर्थ भी लिखना है। तो निर्धन का क्या मतलब होता है? गरीब। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, निर प्लस जल, निर्जल। निर्जल का मतलब होता है सूखा। निर्जल, जहाँ जल नहीं है, बिना जल के, सूखा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये र है ये ज के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे भी जो ये र है ध के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, निर्बल। निर्बल का क्या अर्थ होता है? निर्बल मतलब होता है कमज़ोर। नेक्स्ट है निर प्लस जन, निर्जन। निर्जन मतलब सुनसान। निर्जन मतलब बिना जन के, बिना लोगों के। अगर कोई जगह बिना लोगों की है तो कैसी है? सुनसान है, वहाँ कोई नहीं है। नेक्स्ट है सुपुत्र। सुपुत्र का अर्थ होता है अच्छा पुत्र। जैसे आपने सुना होगा, सु मतलब अच्छा और पुत्र मतलब बेटा, तो सुपुत्र। नेक्स्ट है सु प्लस गंध, सुगंध। सुगंध का अर्थ होता है अच्छी गंध, मतलब अच्छी खुशबू। नेक्स्ट है सुलेख। सुलेख, सु मतलब अच्छा और लेख मतलब लिखना, तो सुंदर लेख। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे क्वेश्चन पढ़ के। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन के 5 शब्द पाठ से चुनकर लिखें। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन ये लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो संयुक्त व्यंजन का नहीं है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन मैंने यहाँ लिखे हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये होता है द्वैत व्यंजन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये था कि संयुक्त व्यंजन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल द्वितीय व्यंजन का दिया हुआ है, और पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 3 ही संयुक्त व्यंजन है, बाकी ये द्वितीय व्यंजन वाले एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप अपने टीचर से क्लियर कर लेना पहले ही कि कौन से शब्द हमें लिखने हैं, द्वितीय व्यंजन वाले या दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे पास जो संयुक्त व्यंजन है, एक संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन, इनकी 3 और संयुक्त अक्षर की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इसमें डाउट है तो उसमें आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है वो एक, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी मैं जो आपको बता रही हूँ वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये भी बता देती हूँ क्या है ये, कनकी, दक्षिण, यात्रा, पश्चाताप, सम्मानपूर्वक, क्षमा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पूर्वक, प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए। अभी हमने वहाँ पे देखा था उपसर्ग, और यहाँ है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब, जब उपसर्ग मतलब आगे होगा तो प्रत्यय मतलब क्या होगा? पीछे। तो यहाँ पे देखो पूर्वक जो होगा ना, पूर्वक ये पीछे लगा होगा, है ना, सफिक्स है ये। देखो, ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान के बाद पूर्वक लगाना है, क्योंकि पूर्वक क्या है? प्रत्यय। तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे इन दोनों को मिला के शब्द बनाना है। तो क्या ये ध्यान प्लस पूर्वक, ध्यान पूर्वक। प्रेम प्लस पूर्वक, प्रेम पूर्वक। बल प्लस पूर्वक, बल पूर्वक मतलब उसके द्वारा। पूर्वक मतलब होता है उसके द्वारा। प्लस पूर्वक, सुख पूर्वक। साहस प्लस पूर्वक, साहस पूर्वक। धैर्य प्लस पूर्वक, धैर्य पूर्वक। आदर प्लस पूर्वक, आदर पूर्वक। और शांति प्लस पूर्वक, शांति पूर्वक। फिर इन्होंने आगे थोड़ा में समझाया हुआ, देखते हैं। ये सभी शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो क्रिया है वो कैसे की जा रही है। जैसे कोवलन और कनकी सुखपूर्वक रहने लगे, तो वो रहते थे कैसे? कैसे रहते थे?
सुख के साथ रहते थे, मतलब सुखी रहते थे, सुखपूर्वक। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में कैसे रहने लगे का उत्तर मिलता है सुखपूर्वक। आगे देखते हैं। इसी तरह क्रिया के बारे में कैसे, कहाँ, कब, कितना आदि शब्द पूछने पर उत्तर में जो शब्द आते हैं क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अगर आप क्रिया के लिए ये क्वेश्चन पूछे कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, कब है, कितना है, अगर ये आपको इसके आंसर मिल जाए तो वो क्रिया विशेषण है। इस प्रश्नों के आधार पर ही क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। जैसे कि क्रिया कैसे हुई, वो काम कैसे हुआ, कैसे मतलब तेज़ हुआ है, धीरे हुआ है, ज़ोर से, मतलब किस तरीके से, क्या थी उसकी, तो रीतिवाचक उसको क्या बोलते हैं, उसकी क्या रीति थी, क्या प्रवृत्ति थी उसकी, तो रीतिवाचक। नेक्स्ट है कहाँ हुआ, मतलब काम तो हुआ है बट कहाँ हुआ है, कहाँ मतलब कौन से स्थान पर हुआ है, ऊपर है, नीचे है, यहाँ वहाँ, दाएँ बाएँ, कहाँ, तो वो हो गया स्थानपूर्वक। नेक्स्ट है क्रिया कब हुई, टाइमिंग। तो टाइमिंग अगर हम टाइम की बात करें तो क्या है, काल, तो कालवाचक। तो जैसे सुबह है, प्रतिदिन, रोज हो रहा है, या 6 बजे हुआ है, 10 बजे हुआ है, दिन में हुआ है, रात में हुआ है, तो वो काल बता रहा है, समय बता रहा है, तो कालवाचक। नेक्स्ट है क्रिया कितना, कितनी हुई, मतलब ये कितना हुआ या कितनी हुई, कितना मतलब थोड़ा काम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो परिमाणवाचक, तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक। तो ऐसे आप इन 4 के जो भेद हैं उनको याद रख सकते हैं। जैसे कैसे है तो रीतिवाचक, कहाँ है स्थानवाचक, कब कालवाचक, कितना है परिमाणवाचक। यहाँ पे है क्रिया विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए ये अव्यय कहलाते हैं। अव्यय वो कहलाते हैं जो जिनकी वजह से, जिनमें लिंग, वचन, कारक की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होता हमारे वाक्य में। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। यहाँ देखेंगे वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है सारे वर्ण को। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमारा स्वर आता है, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता। अगर व्यंजन होता है तो हर सारे व्यंजन के नीचे हलंत लगेगा, किसी भी स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाना है। हलंत मतलब जो ये निशान लगाया हुआ नीचे, ये इसे हलंत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे व्यापारी, तो इसे कैसे सेपरेट कैसे करेंगे, ये व है तो आधा व, इसके साथ क्या है य, और य के साथ क्या है फिर आ, तो आ लिख दिया। उसके बाद प के साथ बड़ा आ है, आ का मात्रा है ना। उसके बाद र के साथ बड़ी ई की मात्रा है। नेक्स्ट देखेंगे ज, तो पहले ज है उसके साथ औ की मात्रा है, फिर ह है, ह के साथ कुछ नहीं है तो कौन होगा, अ होगा, जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ अ होगा। फिर र है और र के साथ बड़ी ई की मात्रा है। नेक्स्ट है आ, ये तो अपने आप ही स्वर है तो इसको लिख देंगे। उसके बाद द, और द के बाद उसमें मात्रा, और श, और श के साथ कुछ नहीं है तो अ। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, प के साथ र है, ऐसे बोलेंगे तो प के बाद र की साउंड आ रही है, तो पहले प लिखेंगे फिर र लिखेंगे, तो प और र और उसके साथ कुछ नहीं है तो अ होगा। नेक्स्ट म और उसके साथ आ है, ण और फिर उसके साथ कुछ नहीं है तो अ होगा। यहाँ सभी ध्वनि अलग अलग लिखी गई हैं, इसे वर्ण ध्वनि विच्छेद भी कहा जाता है। क्या, वर्ण ध्वनि विच्छेद। ये ध्वनि तो है, वर्ण की ध्वनि है ना, इनको सबको अलग अलग किया गया है तो उसको वर्ण विच्छेद भी बोल सकते हैं, वर्ण ध्वनि विच्छेद भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे है इन संज्ञा शब्दों की व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शीर्षक के अंतर्गत तालिका बनाएं। यहाँ से हमें ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है कि कौन से व्यक्तिवाचक है, कौन से जातिवाचक है और कौन से भाववाचक है। इनको लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए ये वाली संज्ञा कौन कौन सी है। व्यक्तिवाचक मतलब होता है प्रॉपर नाउन, जातिवाचक होता है कॉमन नाउन, और भाववाचक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक जो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बता रहा हो उसे व्यक्तिवाचक, जो किसी जाति को, कॉमन एक कम्युनिटी को दर्शाता है उसे जातिवाचक बोलते हैं। भाव जो फीलिंग को बताता है वो भाववाचक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बस आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे भारत एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है भारत। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है
कनकी, कनकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक लेडी का नाम है कनकी। यहाँ पे ऐसे स्त्री नहीं लिखा, अगर स्त्री लिखा होता तो वो क्या होता, वो हमारा जातिवाचक हो जाता, किसी एक जाति को बता रहा है ना। जैसे यहाँ पे कोवलन, कोवलन एक आदमी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक होगा। मदुरई, मदुरई जगह का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक होगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे जातिवाचक, जातिवाचक नगर, नगर मतलब एक सिटी। जैसे यहाँ पे देखेंगे जातिवाचक, जातिवाचक जैसे नगर, नगर क्या है, सिटी। व्यापारी मतलब एक बिजनेसमैन, तो कौन व्यापारी है नहीं पता ना, कोई भी हो सकता है, किसी भी आदमी को हम व्यापारी बोल सकते हैं जो व्यापारी है। उसे इसका मतलब किसी से एक पर्टिकुलर चीज़ से हमें उसका कोई मतलब समझ नहीं आता। रानी, रानी मतलब रानी, क्वीन, है ना। यहाँ पे जैसे कनकी है या यहाँ पे रानी का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, रानी लिखा है तो वो जातिवाचक हो जाएगा। सिपाही, पत्नी, यहाँ पे कनकी नहीं लिखा, कनकी पत्नी थी, लेकिन कनकी क्या है, एक नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, पत्नी है तो वो जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक देखेंगे, भाववाचक क्या है, प्रतिष्ठा, सुख, स्वार्थ, संगीत, न्याय, ये सारी क्या है, आप फील कर सकते हो। अब आप बोले संगीत कैसे, संगीत भी फील किया जाता है, ये कोई किसी का नाम नहीं है, कोई जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जो चीज़ हम फील कर सकते हैं वो सब क्या है, भाववाचक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।